वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों आज हम लोग आ चुके हैं वेक्टर एनालिसिस के 5th पार्ट में, लेक्चर नंबर 5 में। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आज क्या बात करेंगे, उसके लिए जो लोगों ने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर के देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या चीजें कवर हो चुकी हैं। फिर भी मैं छोटा सा रिकॉल कर देता हूं कि लेक्चर नंबर 4 में आपने वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिसको आपको करना था और आई होप आप कर लेंगे क्योंकि वो ज्यादा टफ नहीं था, मैंने समझाया था। आज हम लोग आ चुके हैं बच्चों कि आगे हम लोग वेक्टर्स को कैसे वियोजित करें, सदिशों का वियोजन देखेंगे। तो आइए देखते हैं सदिशों का वियोजन। ओके, component of वेक्टर, सदिशों का वियोजन। तो सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई सदिश होनी चाहिए। देखिए वियोजन का मतलब पहले समझते हैं। मैं सिंपल सा पहले फैक्टर पे बात करूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं किसी प्लेन पर चल रहा हूं, अगर मैं किसी प्लेन पर डायगोनली चलता हूं, डायगोनली किसी पर्टिकुलर प्लेन के लिए, तो जब चलता हूं तो देखता हूं कि मेरे एक्चुअली दो पोजीशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर अलग और एक वाई एक्सिस पर अलग। मतलब दोनों एक्सिस पर मेरे पोजीशन देखने को मिलते हैं, दोनों पर कुछ न कुछ डिफरेंट पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिले। ये कहानी ये होती है कि अगर मैं किसी तरीके से ये बात करूं कि मेरे पास ये एक्सिस है और मेरे पास एक ये एक्सिस है, ये एक्सिस है मान लीजिए एक्स, ये एक्सिस है आपकी वाई, और यहां पर कोई दूसरी वेक्टर के बारे में बात हो रही है, यही वो वेक्टर है जो किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर मैं किसी वेक्टर के बारे में बात करूं जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है, तो ये जो वेक्टर है वो दो अलग अलग एक्सिस के साथ रिजॉल्व होने की कोशिश करेगी। कैसे, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गेंद को ऊपर फेंकता हूं तो गेंद एक्चुअली आगे भी जाने की कोशिश करती है और ऊपर भी जाने की कोशिश करती है। मतलब देयर हैव टू डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब जब प्लेन पर मोशन होता है तो दोनों पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है। ऐसा ही मैं किसी वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर एक्चुअली वेक्टर ऑफ ए को एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष दिखाया गया है। एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा कोण पर दिखाया गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसको रिजॉल्व करना है। तो सदिश वेक्टर ऑफ ए का एक्स वाई अक्ष पर घटक सदिशों का वियोजन कहलाता है। सदिश का वियोजन कहलाता है, ये वियोजन कहलाता है। ये वियोजन अगर बच्चों x और y के लिए है तो केवल दो ही घटक होंगे। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो बच्चों अगर मैं ये बात करूं कि ये वेक्टर जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर अपना क्या पर्टिकुलर अपीयरेंस देता है, अपना क्या पर्टिकुलर वैल्यू शो करता है, उसको चेक करने के लिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। वेक्टर ऑफ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने यहां पर और इसी को आपने यहां पे दिखाया, तो यहां पर आपको ये वाली वैल्यू y एक्सिस पर a की जो इफेक्टिव मतलब प्रभावी वैल्यू होगी और a का x एक्सिस पर जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो इधर मिलेगी। मान लेते हैं कि a का जो इधर वाला इफेक्टिव वैल्यू है मतलब x अक्ष पर जो प्रभावी मान है वो a का ax होगा बच्चों x एक्सिस पर, और सिमिलरली मैं a का बात करूं तो a का अगर y एक्सिस पे बात करूं तो वो होगा ay। तो a के दो कंपोनेंट ax और ay, क्योंकि यहाँ पे प्लेन के बारे में बात हो रही थी। अब मैं ax की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो यहाँ ओरिजिन से बच्चों यहीं तक की वैल्यू मुझे ax की वैल्यू मतलब a की कंपोनेंट x एक्सिस में मिली। निकालेंगे कैसे, थीटा की वैल्यू है डायरेक्शन दिशा किसकी, ए की, किस अक्ष के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो हम इसका अब एक ट्रायंगल मान के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब आप पहले नीचे वाले के लिए बात करें, मतलब कि इस वाले ट्रायंगल के लिए बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, मतलब आधार और कर्ण। हमें ये नहीं पता, हमें आधार चाहिए, तो cos थीटा ही बनता है। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। कर्ण के लिए बच्चों क्या लिखिएगा, केवल a लिखिएगा। यहां से अगर आपको ax निकालना हुआ तो x इज इक्वल टू आप लिखेंगे a cos थीटा।
तो ax इज इक्वल टू हो गया a cos थीटा। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मैं ay की वैल्यू की बात करूं, ay निकालने की बात करूं, तो ay कैसे निकालेंगे तथा ay, तो थोड़ा ध्यान समझिए, x और y एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब है ये वाली वैल्यू से। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, ये कर्ण, हमें यही चाहिए वैल्यू। तो आधार और कर्ण ये एंगल के लिए, तो यहां पर अब आपको ay चाहिए, तो एक काम करिए, फिर से cos थीटा लगाइए, लेकिन यहाँ थीटा मत लिखिएगा, ये वाला एंगल लिखिएगा, और ये होगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया बेस बच्चों, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन ए। यहां से आप cos 90 माइनस थीटा को क्या बोल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा को आप बोल सकते हैं साइन थीटा, ठीक। 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू अपना ay अपॉन ए लिखिए। अब यहां से ay की वैल्यू फाइंड आउट करिए, अब वो है a साइन थीटा। तो ये आपको एक वैल्यू मिली इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, और ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 1। तो सदिश a के दो घटक हुए, एक ax जिसको क्षैतिज घटक और एक ay से ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं बच्चों, क्षैतिज घटक। ओके, ये आपका क्षैतिज घटक हो गया, और इसको बच्चों आप बुलाएंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ओके, मतलब ऊपर की ओर y एक्सिस में, ठीक। याद रखिएगा, थीटा के साथ सटा हुआ कोई भी वेक्टर ax और थीटा से फ्री वाला ay, थीटा से सटा हुआ cos के रूप में, और थीटा से जो फ्री होता है मतलब ये वाला जो 90 माइनस थीटा के साथ देख रहे हैं, इसे हम हमेशा साइन में एक्सप्रेस करते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब थोड़ी बात और आगे बढ़ाई जाए और चेक किया जाए कि एक और दो का आपस में रिलेशन कैसा होगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ओके, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से वर्ग करके जोड़ने पर, तो ax का स्क्वायर किया आपने, ay का स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ax का स्क्वायर मतलब ये ax स्क्वायर कर लिया, ठीक है, ay का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर कर लिया इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर क्या ऐड किया, दोनों में a कॉमन हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यहां से इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं ना बच्चों, 1 हो जाएगी, ठीक। तो इसको 1 कर दीजिएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस ay, ठीक। ये स्क्वायर में बच्चों, तो यहां से आप इसको ये भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। रिमेंबर दैट। अब a ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो इस सदिश को रिप्रेजेंट करती है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ax स्क्वायर और ay के स्क्वायर से पता चल जाएगा। वही मैं बात करूं a को रिप्रेजेंट करने की, तो a को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू, ये दो पदों में दिखाया गया है, दोनों कंपोनेंट में, तो इसको दिखाएंगे आपको, लिखेंगे ax i कैप प्लस इसके साथ ये वाली वैल्यू a y j कैप। तो बच्चों ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर ऑफ a को हम दिखाएंगे ax i कैप प्लस a y j कैप, ये हो गया आपका फंक्शन, और ये हो गया इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड। बात क्लियर हो रही है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई 2D की बात। यही अगर 2D की जगह पे मेरा जो वेक्टर है वो 3D में हो, मतलब 3 अलग अलग घटकों में रिजॉल्व हो, ठीक है, तब क्या होगा ना, यहां पे लिखेंगे पुनः, यदि सदिश वेक्टर ऑफ ए 3 अक्षों x, y तथा z में वियोजित हो,
वियोजित हो तब। तो बच्चों अगर 3 अलग अलग हमारे पास एक्सिस हो गए तो कैसे दिखाएंगे, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं इसलिए ताकि आपको वो हेल्प करेगा समझने में। आइए, मेरे पास 3 एक्सिस है बच्चों, ये हमारे पास एक एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये है बच्चों आपका जेड अक्ष। ये 3 अक्ष है। इस तीनों अक्ष की बात मैं अगर किसी कमरे से करूं तो किसी कमरे की बात करूं तो कमरे में देखिए 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसा ही ये भी है, इसमें कोई वेक्टर इस तीनों डायमेंशन में किसी भी दिशा में दिखाया जा सकता है। तो ये लीजिए कोई एक वेक्टर ऐसे हमने किसी कमरे में किसी तरीके से ऐसे दिखा दिया। कोई वेक्टर है जो कि कमरे में किसी मूल बिंदु से ट्रेस किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये है वेक्टर ऑफ ए बच्चों। ये वेक्टर ऑफ ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है, ठीक, यही इसके साथ बीटा एंगल बनाता है। और ये वेक्टर ऑफ ए आपका जेड के साथ गामा बनाता है। मतलब वेक्टर ऑफ ए के 3 अलग अलग डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरीके से हम ए को इस अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर पाएंगे। तो वेक्टर ऑफ ए को हम लोग अलग अलग कंपोनेंट में देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस में दिखाना होगा तो बच्चों इसको आप क्या लिखिएगा, ए एक्स। रिमेंबर अभी भी मैंने बताया, अगर ए को वाई एक्सिस में दिखाना होगा तो हम ए वाई लिख सकते हैं। और सिमिलरली मुझे ए को ही अगर जेड एक्सिस में दिखाना होगा तो ए जेड। रिमेंबर ए एक्स, ए वाई और ए जेड। बात क्लियर है। अब मैं बात करूं यहां से वैल्यू निकालने की, ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालते ही थे आप, इस तरह सब पे डाल सकते हो परपेंडिकुलर। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं तो ए एक्स आप कैसे निकालते थे, आप इसको निकालने के लिए यहां थीटा यूज करते थे और निकालते थे ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा। यहां थीटा नहीं है बच्चों, तो नाउ एक्स अक्ष में घटक, एक्स अक्ष में घटक किसका, वेक्टर ऑफ ए का। तो वेक्टर ऑफ ए का एक्स अक्ष में घटक होगा ए एक्स। रिमेंबर ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस अल्फा। सिमिलरली, ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं ए एक्स की जगह ए वाई की बात करूं तो क्या लिखा जाए, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। क्या बोलते हैं बच्चों, ये चीजें अगर मुझे यहां पे निकालनी हुई तो की बात है। अगर यहीं से मुझे बीटा के टर्म्स में निकालनी होगी तो यहाँ पे साइन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर बीटा लेकर के आपने किया, इसलिए कॉस बीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ गामा लेकर के कर रहे हो आप, तो ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो पुनः वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे सारे कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बात क्लियर है। अब यहां पर जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो वैल्यू है वो 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए है। 2D के लिए मैंने ऐसे दिखाया था, 3D के लिए इसमें कैसे दिखाएंगे। तो सिमिलरली मैं बात करूं कि 3D में दिखाने के लिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। 3D में दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बस इसको लिखना होगा कि सिंस हम जानते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये 3D का रिप्रेजेंटेशन है ए जेड स्क्वायर। तो यहां से आप इस पूरे टर्म को चेंज कर सकते हैं नाउ। अतः यहां पर आप इसको हटा के ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आएगा वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई 3D में कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की रिलेशन। पुनः अगर मुझे कुछ करना हो, जैसे कि अगर मैं कॉस को कुछ लिखना चाहूं, तो आपको पता है ना बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो यहां पे इसको आप रख सकते हैं, अर्थात अगर मैं इन सबको यहाँ पे रखूं, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो ये वैल्यू 1 1 1 3 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और यहां से आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये एक रिलेशन आ गया, ठीक, 3D में। तो यहां से आपने दो चीजें देख ली, एक तो सदिशों का 2D में और एक तो सदिशों का 3D में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सदिशों के 2D के लिए ऐसे लिखता हूं, तो सदिशों के 3D के लिए बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं तो ax i कैप, ay j कैप और प्लस az k कैप लिखना चाहूंगा, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से बच्चों आज की कहानी यहीं तक होती है समाप्त। अगले क्लास के लिए आपको करना होगा वेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।